पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल से पाठ 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी हमारे देश भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पहला, प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे पेड़ पौधे जो हमारी सहायता के बिना, जो मानव की सहायता के बिना अपने आप उग जाते हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक इन पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार के पेड़ पौधों को कहते हैं अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति। अब सोचने वाली बात यह है कि जो फसल खेतों में हम उगाते हैं, जो बगीचे और फल हम लगाते हैं, वे अक्षत वनस्पति में शामिल होंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो फसल और बगीचे हम लगाते हैं उसमें मानव का सहयोग रहता है, मानव की सहायता रहती है, इसलिए ये प्राकृतिक वनस्पति में शामिल नहीं होंगे। प्राकृतिक वनस्पति में वो पेड़ पौधे आते हैं जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाते हैं। दूसरा, देशज वनस्पति। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, हमारे देश में ही उगते हैं, उनको कहते हैं देशज वनस्पति। तीसरा, विदेशज वनस्पति। जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। यानी इसमें वे पेड़ पौधे शामिल होते हैं, वो वनस्पति शामिल होती है जो भारत के बाहर से किसी दूसरे देश यानी किसी अन्य देश से भारत में आई है, उसको कहते हैं विदेशज वनस्पति। अगले पेज पर चलते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता का कारण। प्रकृति में वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या क्या कारण हैं, वो यहाँ पर समझेंगे। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, धरातल। धरातल में भूभाग और मृदा शामिल है। भूभाग किस तरह से वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता का कारण है, वो समझते हैं। भूमि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। भूभाग क्या होता है? भूभाग का मतलब है जमीन। अब अपने देश भारत का उदाहरण लें तो कहीं पहाड़ी जमीन है, कहीं पठारी जमीन है, कहीं मैदानी भूभाग है। अब बात करें वनस्पति की तो पहाड़ों, पठारों और मैदानों में एक तरह की वनस्पति नहीं मिलेगी। जो उपजाऊ भूभाग होता है वहाँ खेती की जाती है। असमतल भूभाग यानी उबड़ खाबड़ जमीन पर जंगल होते हैं, क्योंकि वहाँ खेती करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो पठारी जमीन होती है वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। भूभाग के बाद आती है मृदा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी। तो ये अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग प्रकार की वनस्पति को उगने और फलने फूलने में सहायता करती है। उदाहरण, मरुस्थलों में बलुई मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं? कटीली झाड़ियाँ जिनकी जड़ें लंबी होती हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पर्णपाती वन पहाड़ों में भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी इनके उगने के लिए अनुकूल नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर मृदा की परत गहरी होती है, इसलिए वहाँ पर शंकुधारी वन हमें मिलते हैं। दूसरा, जलवायु। जलवायु में तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण शामिल है। सबसे पहले समझते हैं तापमान को। तापमान किस तरह से वनस्पति के प्रकार में विभिन्नता लाता है। वनस्पति के अलग अलग प्रकार तापमान और वायु में नमी पर निर्भर करते हैं। यानी भूभाग और मृदा के साथ साथ तापमान और वायु में नमी, ये सभी मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जैसे मरुस्थल में तापमान ज्यादा होता है और वायु में नमी कम होती है, वहीं दूसरी ओर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है, वायु में नमी भी ज्यादा है, तो यहाँ जो वनस्पति मिलेगी वो मरुस्थलीय वनस्पति से अलग तरह की होगी। तो जैसे जैसे वनस्पति में विविधता आती जाती है, उसी तरह से वन्य प्राणियों में भी विविधता हमें देखने को मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वन्य प्राणी होंगे वो अलग प्रकार के मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो वन्य प्राणी होंगे वो अलग तरह के मिलते हैं। सूर्य का प्रकाश। मृदा, तापमान, वायु में नमी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करता है, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश पौधों को ज्यादा समय तक मिलता है वहाँ पौधे जल्दी बढ़ते हैं। जहाँ
सूर्य का प्रकाश कम मिलता है वहाँ पर पौधे कम बढ़ते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो, उत्तरी भारत में अगर हम देखें तो गर्मियों के मौसम में पौधों में वृद्धि काफी तेजी से होती है, क्योंकि गर्मियों में सूर्य का प्रकाश पौधों को ज्यादा समय तक मिल पाता है। वर्षण यानी वर्षा, जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहाँ सघन वन पाए जाते हैं, जैसे कि सदाबहार वन, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ कम वनस्पति पाई जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जलवायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, वर्षण, इन सब में भिन्नता आती है, उसी तरह से वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता आती है और वन्य जीवों में भी विविधता हमें देखने को मिलती है। अगले पेज पर चलते हैं। वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, यानी वन हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो समझते हैं। पहला, वायु की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यानी हवा को फ्रेश करते हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं। दूसरा, मृदा अपरदन को रोकते हैं। वो कैसे? जब तेज वर्षा होती है तो वर्षा का पानी अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, जो कि काफी उपजाऊ होती है। तो पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को, मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत को बांधे रखते हैं। तीसरा, वन बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। वो कैसे? वनों से कई सारे उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल मिलता है, जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी, दवाइयाँ, फल, कागज और रबड़ उद्योग के लिए कच्चा माल। और वन कई समुदायों को जीविका भी देते हैं। वो कैसे? कुछ समुदाय टोकरियां बनाते हैं, टोकरियां बनाकर बाजार में बेचते हैं। कुछ समुदाय जंगलों से शहद इकट्ठा करके बाजारों में बेचकर अपनी जीविका जुटाते हैं। तो इस तरह से वन उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं और कई समुदायों को जीविका देते हैं। चौथा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी प्राकृतिक सुंदरता हम लोगों को आकर्षित करती है। मनोरंजन के लिए हम घूमने जाते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो प्राकृतिक दृश्य हमें आनंदित करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। पांचवा, मृदा को जीवाश्म और वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं, यानी पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं और जो पुराने पेड़ होते हैं वो जंगल में ही गिरकर नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तेज हवा या अन्य कारण से पेड़ों की टहनियां टूट जाती हैं और वही मिट्टी में मिल जाती हैं। तो इस तरह से मृदा को जीवाश्म देते हैं और वन्य जीवों के लिए घर है। यानी वनों में कई प्रकार के जानवर देखे होंगे, जैसे शेर, हाथी, बंदर, जंगली भैंस, गधा। तो ये जानवर घर तो बनाते नहीं हमारी तरह, इसलिए वन ही इनके लिए घर है। अगले पेज पर चलते हैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव के कारण। भारत में जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति में किन कारणों से बदलाव आया है वो समझते हैं। पहला, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाना भी तो चाहिए। इस भोजन की मांग को पूरा करने के लिए खाने वाली वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जैसे गेहूं, चावल, दालें, इनका उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। इन सब के लिए खेती करने के क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये होगा कैसे? जो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र हैं, घने जंगल हैं, उनको साफ किया जा रहा है, यानी उनको काटकर नष्ट किया जा रहा है ताकि खेती की जा सके। दूसरा, उद्योगों का विकास। बहुत ज्यादा संख्या में उद्योग लगाए गए हैं, इन उद्योगों को लगाने के लिए जमीन चाहिए, इसके लिए जंगलों को काटा गया, यानी एक तरह से प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट किया गया, जो कि मानव जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा, शहरीकरण की परियोजनाएं। कहने का मतलब ये है कि बढ़ता शहरीकरण यानी औद्योगिकरण से नए नए शहरों का विकास हुआ है, नए नए शहर बसाए गए हैं। जहाँ पहले जंगल थे उनको काटकर घर बनाए गए हैं, कई तरह के नए नए उद्योग लगाए गए हैं, इनके लिए भी पेड़ पौधों को काटा गया है। पारिस्थितिक तंत्र। पहला, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र ले लो, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, पृथ्वी पर किसी क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे और जानवर मिलेंगे वो उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो वनस्पति में भी बदलाव आएंगे, साथ ही साथ वन्य जीवन में भी बदलाव आएगा। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण ये आपस में अंतर संबंधित
संबंधित होते हैं, यानी तीनों मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और हम मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का भाग हैं। हम अलग नहीं हैं, हम भी इसी पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। इनको एक एक करके समझते हैं अगले पेज से। सबसे पहले समझते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, यानी ये वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इन वनों को उगने के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है। एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैप पर समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी पश्चिमी घाट के उस क्षेत्र में जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में, ये लक्षद्वीप समूह है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। दूसरा, इनका विकास वहां होता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये उन क्षेत्रों में ज्यादा फलते फूलते हैं। इनका विकास वहां ज्यादा अच्छे से होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि इन वनों को उगने के लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु उस क्षेत्र में पाई जानी चाहिए। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तीसरा, इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई 60 मीटर या 60 मीटर से भी ज्यादा होती है। ये जो जंगल है इसमें हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी हर तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि वृक्ष, झाड़ियां, लताएं। यानी इन वनों में कई स्तर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले 1.5 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्ष जिनकी ऊंचाई कम होती है, उसके बाद 5 मीटर की ऊंचाई वाले पेड़, फिर नवीन वृक्ष, नए पेड़ पौधे। कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर या 20 मीटर से ज्यादा होगी। कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जिनकी ऊंचाई 40 मीटर होगी और 40 मीटर के बाद इन वनों में कुछ ऐसे वृक्ष भी मिलते हैं जिनकी ऊंचाई 60 मीटर या 60 मीटर से ज्यादा होती है। पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, यानी यहाँ पर सभी पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, इसलिए ये वन साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, हरे भरे लगते हैं। चौथा, इन वनों में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। इन वनों में पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? आबनूस, जिसे एबोनी भी कहा जाता है, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। पांचवा, इन वनों में हाथी, बंदर और हिरन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं हिरन, बंदर, हाथी और एक सींग वाले गैंडे। ये पाए जाते हैं असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में। और कई तरह के पक्षी भी इन वनों में पाए जाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिनमें से एक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी भारत में ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए दिखाई देंगे। ये जो पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भारत में क्षेत्र। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमें दिखाई देते हैं और इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। दूसरा, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी ये जो जंगल है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहां पाए जाते
जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। मैप पर जो ये क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी गर्मी के मौसम में यहाँ के पेड़ जल हानि से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चौथा, जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। यानी ये जो वन है इनको जल की उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पिछले पेज में हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर हम आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में समझेंगे। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। तो आर्द्र पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दूसरा, ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। यानी आर्द्र पर्णपाती वन भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो समझ लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी इस क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में इस क्षेत्र में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यानी इस क्षेत्र में, और पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढालों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में इन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बाकी जो बचा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का, वहां पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। यानी ये जो क्षेत्र बच गया यहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कई तरह की सजावट वाली वस्तुएं बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है, शीशम की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। इसी तरह से अन्य पेड़ों की प्रजातियां भी व्यापार की दृष्टि से काफी उपयोगी है, काफी महत्वपूर्ण है। और इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो कठोर लकड़ी यानी दृढ़ काष्ठ वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, ये हमने समझ लिया है कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ये जो विभाजन किया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का, ये किस आधार पर किया गया है? वर्षा की मात्रा के आधार पर। जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा, ये वन प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में। तीसरा, सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। यानी शुष्क पर्णपाती वनों में जो पेड़ों की प्रजातियां मिलती हैं वो है सागौन, साल, पीपल और नीम। जिन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ काफी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इन वनों को खेती के लिए काट दिया गया है और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है, यानी पशुओं को चराया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कई तरह के जंगली जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर
केवल शुष्क पर्णपाती वनों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात हो रही है, जिसमें आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन शामिल हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? शेर, सुअर, हिरन, हाथी, छिपकली, सांप और कई तरह के पक्षी भी इन वनों में मिलते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियां। पहला, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां ये वन पाए जाते हैं। यानी भारत में उन क्षेत्रों में जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और कटीले वन तथा झाड़ियां ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा, ये देश के उत्तर पश्चिमी भागों जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी भारत में किन किन क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं, मैप पर समझ लेते हैं। पिंक कलर से आपको दिखाया गया है, यहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियां मिलती हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं यहाँ पर? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तीसरा, अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं? अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी। इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं, यानी दूर दूर मिलेंगे। एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, यानी इन क्षेत्रों में पेड़ पास पास न होकर दूर दूर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कांटेदार होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। अब पौधों को उगने के लिए, बढ़ने के लिए पानी तो चाहिए, तो पौधों की जड़ें पानी की तलाश में चारों तरफ फैल जाती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं, क्यों? क्योंकि पानी की कमी तो पहले ही है। अब पौधों को जिंदा रहना है तो पानी को बचाकर रखना पड़ेगा, इसलिए इन क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, जो पेड़ पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो और पौधे तेज धूप में भी जीवित रह सकें। चौथा, इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ये जो वन है यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? घोड़ा, जंगली गधा, लोमड़ी, खरगोश, ऊंट और चूहे। अगले पेज पर चलते हैं। पर्वतीय वन यानी पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है वो समझेंगे। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। पहाड़ों में हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है, यानी तापमान कम होता जाता है। उसी तरह से वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। वो कैसे? ये पहाड़ है, पहाड़ की इस ऊंचाई पर हम गए, यहाँ पर तापमान में जो कमी हुई तो इस ऊंचाई पर जो वनस्पति मिलेगी, जो पेड़ पौधे मिलेंगे वो यहाँ की जलवायु के हिसाब से मिलेंगे। हम और ऊंचाई पर गए, यहाँ पर तापमान में और कमी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता जाता है। यहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति होगी, यानी अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे जो यहाँ की वनस्पति से अलग होंगे। तो जैसे जैसे तापमान में कमी होगी, ऊंचाई बढ़ेगी, प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलता है। और उष्ण कटिबंध से टुंड्रा की ओर जिस तरह वनस्पति में बदलाव दिखाई देता है, उसी प्रकार से वनस्पति में परिवर्तन हमें पहाड़ों पर मिलता है। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वनस्पति के प्रकार में भी परिवर्तन आ जाता है। उसी तरह से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वनस्पति के प्रकार
में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। दूसरा, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति मिलती है। इन वनों में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। कौन कौन से पेड़ इन वनों में पाए जाते हैं? ओक और चेस्टनट। तीसरा, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। यानी पहाड़ों पर और ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी, तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। ये लंबे और नरम लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। ये भारत में हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ऊंचाई ज्यादा है, यानी 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच। मैप पर देख लेते हैं भारत में पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ये जो पिंक कलर से आपको दिखाया गया है, यहाँ पर भारत में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। चौथा, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। यानी कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च। जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुँचते हैं, वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है और अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी जैसे जैसे हिमरेखा के पास पहुंचते हैं, वृक्षों के आकार में भी कमी होती है और वृक्षों की संख्या में भी कमी हो जाती है और वन घास के मैदानों में तब्दील हो जाते हैं। यानी अधिक ऊंचाई पर जाने पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी जातियां अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं। और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि मॉस, लीचन घास। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान में गिरावट के साथ वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता देखने को मिलती है। पांचवा, इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों के वनों में कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं? कश्मीरी महामृग, हिम तेंदुआ, आइबेक्स, गिलहरी, याक और कहीं कहीं लाल पांडा। बालों वाली भेड़, बकरियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। अगले पेज पर चलते हैं। मैंग्रोव वन। पहला, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां पाई जाती है। यानी मैंग्रोव वनस्पति उन तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र का पानी ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। तो भारत में जहां पर ज्वार भाटा आते हैं वहां पर ये वनस्पति पाई जाती है और इन पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। दूसरा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति पाई जाती है। ये जो मैंग्रोव वनस्पति है नदियों के डेल्टा वाले भाग में पाई जाती है। यानी जिन तटीय क्षेत्रों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहां पर ये वनस्पति पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार के पेड़ भी इन भागों में पाए जाते हैं। तीसरा, इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर के अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं।
औषधीय पादप। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। हमारे मसालों और जड़ी बूटियों की पुराने समय से ही विदेशों में काफी मांग रही है। भारत में कई प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए यानी दवाई बनाने में इन पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से हैं वो पौधे, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सर्पगंधा। ये सर्पगंधा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है रक्तचाप यानी बीपी की समस्या को दूर करने में, और ये केवल भारत में ही मिलता है। इसके बाद आता है जामुन। खाया होगा आपने। अब देखो कितना लाभदायक है हमारे लिए। पके हुए जामुन का इस्तेमाल किया जाता है सिरका बनाने में, और जामुन के बीज का पाउडर बना के उसका इस्तेमाल किया जाता है मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या को दूर करने में। अर्जुन, ताजे पत्तों के रस से कान के दर्द का इलाज किया जाता है, और बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नियमित रखने में ये सहायता करता है। बबूल, इसके जो पत्ते होते हैं उनसे आंख की फुंसी ठीक होती है, और बबूल के पेड़ से जो गोंद मिलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है शरीर की ताकत को बढ़ाने में, शरीर की शक्ति को बढ़ाने में। तुलसी, जुकाम और खांसी की दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और आपने देखा होगा घर पर हमारी मम्मियां खांसी जुकाम होने पर हमें अदरक और तुलसी वाली चाय या काढ़ा बनाकर पिलाती हैं। फिर आता है कचनार। इसका उपयोग किया जाता है अल्सर और दमा रोग को ठीक करने में, और इस पौधे की जड़ें और कली पाचन शक्ति को अच्छा करती हैं। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। त्वचा पर फुंसी और स्किन एलर्जी को ठीक करने में नीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगले पेज पर चलते हैं। वन्य प्राणी। हमने ये तो समझ लिया कि भारत में किस क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और कुछ ऐसे पौधे भी भारत में पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि वनस्पति के साथ साथ भारत में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। हमारे देश में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। 2000 से ज्यादा तरह की पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि पूरे विश्व का 13% है। मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्व का 12% है। अब एक एक करके समझ लेते हैं किस क्षेत्र में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। पहला, हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत में हाथी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में। दूसरा, एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में। तीसरा, जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में रहते हैं। जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में। चौथा, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शेर भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाए जाते हैं। पांचवा, अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर। भारत में कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस और कबूतर। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर। पहला, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, यानी भारत में जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहां पर याक पाए जाते हैं। दूसरा, तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में याक के अलावा तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़ और कियांग पाए जाते हैं। नदियों और झीलों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक जीव है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अगले पेज पर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलित होने के कारण पौधों से हमें फल, दवाइयाँ, फर्नीचर के अलावा और भी कई तरह की सहायता मिलती है। पशु कैसे सहायता करते हैं? पशुओं से हमें दूध मिलता है। जानवर बोझा ढोने, खेती के कामों और यातायात के साधन के रूप में हमारी मदद करते हैं। मांस और अंडे मिलते हैं। मछली को हम भोजन के रूप में लेते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और पेड़ों के परागण में सहायता करते हैं। तो पेड़ पौधे
पशु और जानवर किसी न किसी तरह से मानव की यानी हमारी सहायता करते हैं। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए ताकि पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहे। लेकिन हम मानव ने पेड़ पौधों और जीवों के संरक्षण की बजाय इनका ज्यादा प्रयोग किया है, जिससे कई सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। बहुत सारी प्रजातियां नष्ट होने की कगार पर हैं, यानी संकट में हैं। पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है। क्यों? एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार। लालची व्यापारी अपने मुनाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अत्यधिक शिकार कर रहे हैं। हमने पढ़ा कुछ पेड़ पौधों से दवाइयां बनाई जाती हैं और गेंडे की सींग का प्रयोग किया जाता है कई प्रकार की दवाइयां बनाने में। तो लालची व्यापारियों ने इनका बड़ी संख्या में शिकार किया है। इससे क्या हुआ है? कई पेड़ पौधे और जानवरों की कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं और कई संकट में हैं। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। ये सब हुआ क्यों है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार से। दूसरा, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों और झीलों में डाला जाता है, जिससे पानी में रहने वाले जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, यानी जलीय पारितंत्र संकट में है। तीसरा, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। विदेशी प्रजातियों के प्रवेश करने से जो देशी प्रजातियां हैं, जो देशी वनस्पतियां हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वो कैसे? क्योंकि विदेशी प्रजातियां जहां उग जाती हैं, अपने आसपास किसी दूसरी प्रजाति की घास और पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। तो इससे प्राकृतिक वनस्पति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जो वन्य प्राणी हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौथा, वनों की अंधाधुंध कटाई। खेती और निवास के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग को भी पूरा करना है और उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। इसके लिए बड़ी संख्या में जंगलों को, पेड़ों को काटा जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्र में जितना मानव महत्वपूर्ण है, जितने हम महत्वपूर्ण हैं, उतने ही पेड़ पौधे और जानवर भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि अगर मानव ने अपने लालच की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को नष्ट किया तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों और जानवरों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगले पेज पर चलते हैं। पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। हमने पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र में जितना मानव महत्वपूर्ण है, उतने ही पेड़ पौधे और जीव जंतु भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो पेड़ पौधों और जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, वो यहाँ पर समझेंगे। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, देश में 18 जैव मंडल निचय की स्थापना की गई है, यानी पेड़ पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित करने की कोशिश की गई है 18 जैव मंडल निचयों की स्थापना करके। कौन कौन से जैव मंडल निचय हैं, एक एक करके देख लेते हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू सेखोवा, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, पन्ना, कंचनजंगा, अगस्त्यमाला, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम, अचानक मार, अमरकंटक। तो ये 18 जैवमंडल निचयों की स्थापना सरकार के द्वारा की गई है, ताकि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा सके, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहे। दूसरा, पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए जो उद्यान है, उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की सरकार ने योजना बनाई है। और क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा? तेजी से लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ताकि उनको लुप्त होने से बचाया जा सके, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी गलियारा। डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए गंगा डॉल्फिन, कछुए को संरक्षित करने के लिए समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, हंगुल परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, गेंडा परियोजना, कस्तूरी
मृग परियोजना, यानी जो प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं, उन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए कई तरह की परियोजनाएं बनाई हैं। नेशनल पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है ताकि वहां पर पेड़ पौधों के अलावा वन्य जीवों को भी संरक्षित किया जा सके। हमें पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, पेड़ पौधों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। इसी के साथ पाठ 5 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप द पंक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट dapanktI.com पर विजिट कर सकते हैं।